नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनील सिंह। बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई किसकी, इस सीरीज़ में हम आज एक नए मुद्दे के साथ आए हैं और उस पर चर्चा करेंगे। और उस मुद्दा ये है कि मुंबई का महापौर कौन होगा। आप सोच रहे होंगे अभी तो चुनाव में की शुरुआत हुई है और चुनाव खत्म होने के बाद किसकी सीटें आएंगी उस पर तय होगा, लेकिन नहीं, राजनीतिक दलों में अभी से बहस शुरू हो गई है उस पर कि मुंबई का मेयर कौन होगा। बीजेपी कह रही है कोई खान नहीं होगा। राज ठाकरे ने उस दिन कहा कि हमारा होगा, यानी कि ठाकरे बंधु शिवसेना और एमएनएस का होगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान आ गया है एमआईएम के जो नेता हैं वारिस पठान, उनका कहना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जबकि मुंबई की महापौर हिजाब पहनने वाली महिला भी होगी। तो सवाल यह है कि मुंबई किसकी होगी, ये तो सवाल है ही है, लेकिन मुंबई का महापौर कौन होगा, इस पर एक बहस छुड़ चुकी है। और इस बहस पर बात करने के लिए कि अब तक मुंबई बीएमसी का इतिहास क्या रहा है, कौन कौन से लोग महापौर बन चुके हैं और क्या हिजाब पहनने वाली महिला भी भविष्य में महापौर बन सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक अनिल गलगली जी और साथ में शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। आप दोनों का श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में स्वागत है। सर, आज हम एक विषय वैसे देखा जाए तो बहुत छोटा सा है कि मुंबई का महापौर कौन होगा, उस पर चर्चा करने हैं, लेकिन इसके अर्थ जो हैं वो बहुत बड़े हैं। और हो सकता है कि चुनाव का एक मुद्दा ये भी हो, क्योंकि जिसमें से पहले बीजेपी कह चुकी है कि कोई खान नहीं होगा, यानी उसका कहीं ना कहीं व्यंग था, इशारा था कि उद्धव ठाकरे जो है आजकल चूँकि मुस्लिम परिस्थिति या तुष्टिकरण का उन पर आरोप लग रहा है, तो उसको विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि मराठी होगा, हिंदू होगा, इस तरह की बातें आई थी। अब एक नया उसमें जुड़ गया है कि हिजाब पहनने वाली महिला भी महापौर बन सकती है। तो आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, इस पर तो हम आएंगे, लेकिन मुंबई की बीएमसी का इतिहास क्या रहा है, महापौर कौन कौन लोग हुए हैं तक, और क्या अगर हिजाब पहनने वाली महिला भी बनती है तो क्या होगा और क्या बन सकती है? देखिए कि मुंबई की जो भौगोलिक रचना है, जो सामाजिक जो परिवेश है, उसमें देखा जाए तो आज तक कांग्रेस ने 3 बार अपने महापौर बनाए थे। तो उन्होंने सिर्फ चंद्रकांत हंडरे को, जब उनकी आरपीए कैसे युति थी, उन्हें अगर छोड़ा जाए तो मुरली देवड़ा और आरआर सिंह बने थे। लेकिन शिवसेना का इतिहास देखें तो हेमराज गुप्ते से लेकर छगन भुजबल, मनोहर जोशी और कल तक पेडनेकर, यानी शिवसेना की तरफ से हमेशा मराठी ही महापौर दिया गया है। कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हमेशा मराठियों के साथ हिंदी भाषियों के वोट मिलते थे पहले, जो आज की संख्या में नदारत है, तो उस वक्त उन्होंने समय की मांग के देखते हुए आरआर सिंह और मुरली देवड़ा का प्रयोग किया था। मुरली देवड़ा का प्रयोग उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ, क्योंकि वो पूरी मुंबई की पार्टी चला रहे थे। अगर हम देखते हैं कि पिछले 14 से 15 जो महापौर थे, उसमें कोई भी हिंदी भाषी नहीं है, सिर्फ आरआर सिंह को छोड़ा जाए। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से इस सत्ता में है, तो उन्होंने हमेशा मराठी ही उम्मीदवार को तवज्जो दी है। बीच के दिनों में जो मुंबई के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सबसे पहला कहा था कि मुंबई का महापौर खान नहीं बनेगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई। एक किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर डाला था कि किस तरह से शिवसेना ने मुसलमानों को और अन्य भाषाओं को लोगों को महापौर बनाया, जबकि वो छेड़छाड़ थी। क्योंकि जो कितने महापौर कब से बने उसका पूरा इतिहास विकिपीडिया हो या मुंबई महानगर पालिका की वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे कि जो हमारे देश में जो अलग अलग राज्य बने भाषा के आधार पर, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा और खासकर मुंबई में मराठी भाषा का वर्चस्व है और मराठी अस्मिता की बात होती है। तो निश्चित तौर पर जब भी इस तरह के शहर में महापौर पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि अलग अलग देशों में भी अगर हम जाते हैं, अलग अलग राज्यों में भी जाते हैं, बेंगलोर हो या अगर हम कलकत्ता की बात करते हैं, तो उस अस्मिता को लेकर ही वहाँ का महापौर बनाया जाता है। मेरा मानना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए या कोई अन्य पार्टी सत्ता में आए, हर व्यक्ति मुंबई का महापौर मराठी इसलिए बनाएगी क्योंकि मराठियों की मुंबई है, मराठी अस्मिता को लेकर मुंबई चलती है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी भी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ भी मराठी अस्मिता को लेकर इस चुनाव के मैदान में है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि मुंबई का महापौर मराठी ही बनेगा। और जिस तरह से भी वारिस पठान का बयान आया, ये राजनीतिक बयान होता है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करते हैं तो कई स्थानों पर एमआईएम दूसरे नंबर पर थी, कई स्थानों पर तीसरे नंबर पर थी। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो अनुशक्ति नगर में और जो मानखुर्द में जो नवाब मलिक लड़े थे, दूसरी उनकी लड़की लड़ी थी, तो अबू असीम के सामने सेकेंड पर एमआईएम थी। यानी कहीं ना कहीं तो मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, वो मुंबई का महापौर मराठी ही बनेगा।
मुंबई का महापौर मराठी होगा आप कह रहे हैं, मराठी मुसलमान भी तो हो सकता है जो यहाँ का ही मूल निवासी है, जैसे कोंकणी मुस्लिम बहुत हैं, वो भी मराठी में ही गिने जाएंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अंतुले साहब, तो फिर अगर कोई मुसलमान अगर मुंबई का महापौर बनता है तो क्या उसमें बुराई है और क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। हाँ। हर आदमी को अपनी महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, हर आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा, और किसी का बयान अगर इस संदर्भ में आया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उसके लिए उनको मुद्दे लेकर, आम आदमी के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरना होगा, लोगों का समर्थन हासिल करना होगा, बहुमत प्राप्त करके तब वो इस चीज़ को मुकाम तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जिस तरह से किसी जाति आधारित, धर्म आधारित बात को जब लोग कोई कहते हैं तो उनका मुद्दा महापौर बनने से ज़्यादा अपने आप को मजबूत दिखाने का होता है, उनका मकसद होता है लोगों को प्रभावित करने का। तो ये चुनावी, ये प्रभावित कर रहे हैं या ध्रुवीकरण कर रहे हैं? और ध्रुवीकरण क्या कहीं किसी के कहने पे तो नहीं करना किया जा रहा है? देखिए, ये अपने आप को मजबूत दिखाने का एक फार्मूला है। इस तरह की फुलझड़ियाँ चुनाव में आप बहुत अभी देखेंगे, और लगभग सभी पार्टियों ने कहा है कि महापौर हमारा होगा। मुंबई का महापौर होना कोई मामूली बात नहीं है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, भारत का सिरमौर है, इसलिए जो यहाँ का महापौर होगा वो एक बहुत बड़ा एक हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और एक आदर्श व्यक्ति होगा। तो जरूर जनता में से चुना जाएगा, और मराठी होगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। गडकरी जी, बीजेपी पहले कह चुकी है कि मुंबई का महापौर कोई खान नहीं होगा, और ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली महिला होगी, ये भी नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान होगा, यानी और भी उसमें एक कैटेगरी बना रहे हैं वारिस पठान। तो आपको क्या लगता है कि ये खुद दिल से निकला हुआ बयान है, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की कोई चाल है कि इससे ध्रुवीकरण होगा, उल्टा बीजेपी को फायदा होगा? देखिए कि हर राजनीतिक पार्टी जब चुनाव में जाती है तो उनका एक टारगेट होता है कि कौन सा वोटर मुझे ज़्यादा वोट डालेगा, उसे हम कैसे प्रभावित और आकर्षित कर सकते हैं। जैसे मैं पहले कहा था कि एमआईएम को पिछले चुनाव में अच्छी सफलता मिली थी। दुर्भाग्य से पिछले 7 से 8 सालों में एमआईएम नदारद रही। सिर्फ चुनाव में आती है, वोट लेती है, निकल जाती है। वारिस पठान जो पहले जीते थे वो हार गए। तो कहीं ना कहीं तो जो इन्होंने इस बार भी उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी हाल ही में हुआ उसमें भी इनको करारी हार का सामना करना पड़ा, भले ही वो सेकेंड और थर्ड पर थे। तो कहीं ना कहीं तो जो मुसलमान वोटर भी है उनका भी विश्वास एमआईएम से कहीं ना कहीं तो उठते नजर आ रहा है। दूसरा विकल्प समाजवादी पार्टी का है, मगर समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं की। समाजवादी पार्टी पहले भी उसी स्तर पर थी, आज भी उसी स्तर पर है। उनके जो सीमित जो सीटें हैं उसे जीतने में हमेशा कामयाब होते हैं। अभी थर्ड पार्टी जो आप आई है, आपने अभी कोई बयान नहीं किया। कहीं ना कहीं तो ध्रुवीकरण करने से किसी न किसी राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पर फायदा होता है, लेकिन कोई भी पार्टी हो वो चाहती है कि जो एक ध्रुवीकरण का फायदा सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी को हो, उसी तरह उन्होंने बयान दिया है। लेकिन इस बयान में कोई दम नहीं है, क्योंकि मुंबई जो मराठियों की है, मुंबई की अस्मिता को लेकर जो बात होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी बात करती है कि हिंदू महापौर बनेगा। हिंदू मतलब बात में उनको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, हिंदू नहीं मराठी महापौर बनना पड़ेगा। यहाँ तक कि उत्तर भारतीय भी इसमें मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं। एक आम जनमानस तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी सेफ गेम खेल रही है। क्योंकि अगर आपके जैसा कि किसी बड़े नेता के जुबान से कोई बयान आता है तो मीडिया उसको चलाती है, फेसबुक और रील्स में चलता है, उसका असर चुनाव में होता है। तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी पहले गलती कर चुकी है कि हिंदू महापौर बनेगा, बाद में उनको अपना बयान चेंज करना भी मराठी महापौर बनेगा। क्योंकि आज भले ही मराठियों की संख्या मुंबई में कम होती दिखाई दे रही है, और जो भी संख्या है, क्योंकि आज कम से कम 120 से 140 ऐसी सीटें मुंबई में जहाँ पर मराठी मतदाता आज भी प्रभावित करता है। 50 से 60 सीटें ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम मतदाता प्रभावित करता है। 30 से 40 सीटों पर हिंदी भाषी प्रभावित करता है। तो ऐसा कोई बयान देने से अगर राजनीति का एक प्रकार का जो चर्चा का केंद्र बदलेगा तो निश्चित तौर पर उनकी सीटों पर ही प्रभाव करेगा। तो मेरा मानना है कि चाहे वारिस पठान कुछ बोले या कोई भी कुछ बोले, मुंबई का महापौर मराठी ही बनेगा, और हर राजनीतिक पार्टी की वो मजबूरी होगी। जब आर सिंह बने थे या मुरली देवरा बने थे, तब मुंबई में मराठी जनसंख्या ज़्यादा थी, गैर मराठी कम थे, लेकिन तब इस तरह की बातें या विरोध इस तरह की बातें नहीं उठी थी। आज जबकि मुंबई में मराठियों की जनसंख्या कम हो रही है या जनाधार थोड़ा कम हुआ है, गैर मराठी ज़्यादा बढ़े हैं, तब इस तरह की बातें उठना क्या बताती है? उस समय पार्टियों की संख्या कम थी और कांग्रेस का वर्चस्व था, तो सत्ता जो चाहती थी वो कर लेती थी, उसका विरोध उतना नहीं होता था। इस समय पार्टियां बहुत हैं और लोगों को एक दूसरे के समर्थन की ज़रूरत है। ऐसे में उनको अपना एक आदर्श नेता आगे कौन होगा वो रखकर तब दूसरी पार्टियों का समर्थन मिलता है। इसलिए उस आधार पर भी लोग तय करते हैं कि महापौर कौन बनेगा हमारा, इसी आधार पर उनको वोट तय करना होता है,
साथ साथ लेना होता है। लेकिन राज्य का चुनाव हो तो समझ में आए मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता, रखा जाता है। एक देश का चुनाव हो तो प्रधानमंत्री का चेहरा रखा अजीब जाता मुंबई का है। लेकिन मुंबई बीएमसी के चेहरे में मतलब महापौर का भी कोई मुद्दा बन सकता है कि महापौर कौन होगा, ये भी एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। देखिए कि ये तो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर जब चुनाव होते हैं तो इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं। जैसा अभी आपने पूछा कि आर सिंह और मुरली देवड़ा को विरोध क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ की मराठी अस्मिता को स्वीकार करने का काम किया। जो स्वर्गीय आर सिंह काफ़ी अच्छी मराठी बोलते थे, मराठियों में स्पीच देते थे। माननीय मुरली देवड़ा के अगर अपनी पुरानी बातें कही, उन्होंने कभी मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचाने की बात नहीं की। उन्होंने इस महाराष्ट्र में, इस मुंबई में मराठी के साथ रहकर काम किया। जो स्वर्गीय डॉक्टर राममोहन त्रिपाठी हुए, नंदकिशोर नौटियाल हुए, ऐसे अगणित नाम हैं। रमेश दुबे जी आज भी जीवित है, वो इस राज्य से मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने मराठियों को स्वीकार किया, मराठी भाषा को स्वीकार किया। कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचे। तो जो मुंबई करता, जो मराठी मानूस काफ़ी बड़ा दिल का होता है, वो इस तरह को लोगों को स्वीकार करने का काम भी करता है। तो उसको मुरली देवड़ा भी स्वीकार हुए, आर सिंह भी स्वीकार हुए। पर आज की जो पीढ़ी है, आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति में जो नए चेहरे आए हैं, वो इस मराठी अस्मिता को स्वीकार करने में कहीं ना कहीं तो हिचक रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने मराठी अस्मिता को स्वीकार किया तो हमारे हिंदी भाषी हमसे भाग जाएंगे, हमारे मुस्लिम समाज हमसे भाग जाएगा, हमारा मारवाड़ी हमसे भाग जाएगा। आप देखिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा विघटन हो गया हाँ, है एकदम जाति और धर्म से हट के। विघटन भी हुआ है, लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? मुझे मराठी भाषी होने का गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? भले ही आप उत्तर प्रदेश से आए हो, आप कर्नाटक से आए हो, अगर आपका जन्म मुंबई में हुआ है तो आपका डोमिसाइल में महाराष्ट्र होता है, मुंबई होता है। मुंबई महापालिका आपको सर्टिफिकेट देती है, मृत्यु का सर्टिफिकेट भी मुंबई महापालिका देती है। तो आपको इस शर्म करने की क्या गरज है कि मैं मुंबईकर नहीं हूँ, मैं मराठी नहीं हूँ? जो मुंबई में पैदा हुआ वो मराठी, जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ वो मराठी। एक कॉन्सेप्ट को मुरली देवड़ा ने स्वीकार किया, उनके लड़के मिलिंद देवड़ा ने स्वीकार किया, आर सिंह ने किया, आज उनके डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो लड़के हैं मुलुंड में, उन्होंने भी स्वीकार किया। जिन लोगों ने मराठी अस्मिता को स्वीकार किया उसे कभी मराठियों ने विरोध मुझे नहीं लगता किया। कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी है, राजनीति में है, सभी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। कौन नहीं, होगा मुंबई ऐसा? का जो आम जनमानस है वो मराठी को आत्मसात करता है, उसकी भाषा को, यहाँ के संस्कार को, मुंबई की सारी संस्कृति को अपनाता है। मुझे लगता है ये सारी बातें राजनीति प्रेरित हैं। भाषा, नस्लवाद, इस तरह की बातें राजनीति से ज़्यादा प्रेरित हैं और राजनीतिक लाभ के लिए नेतागण ऐसे मुद्दे उठाते हैं। आम जनमानस मुंबई का जो है वो भाषा के आधार पर इस बात पर अपने आप को कभी बटा हुआ महसूस नहीं करता है। हाँ, कुछ घटनाएं राजनीति से प्रेरित होकर लोगों को कहीं कहीं पीड़ित कर देती हैं, लेकिन वो बहुत छिटपुट घटनाएं हैं। आम जनमानस में ऐसा कुछ नहीं। आम जीवन में, जनजीवन में देखिए, मैं यहाँ मुंबई में पैदा हुआ हूँ, बचपन से मैंने मराठी को आत्मसात किया है और मराठी लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिला है और मिल रहा है और सभी को मिलता है। नहीं तो मुंबई में लोग आते क्यों? अगर मुंबई में लोगों का आगमन होता है, यहाँ रोजगार मिलता है, काम मिलता है, तो मराठी मानुस स्वागत करता है। इसीलिए तो आपको भी अपनाता है। तो आपको मराठी अपनाने में क्या बुराई है? लेकिन आजकल की पीढ़ी तो अपना ही रही है। अपना ही रही है। जहाँ तक महापौर बनने की बात है, शिवसेना की जब सत्ता रही तो पहली बार महिला महापौर शिवसेना ने ही बनाया मुंबई में। गरीब आदमी को, आप महादेव देवले जी, उनका बेटा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था महानगर पालिका में और शिवसेना ने उन्हें महापौर बनाया। ये बहुत चर्चित विषय हुआ था। तो महापौर बनाने के लिए छगन भुजबल को भी तो शिवसेना, बिल्कुल, छगन भुजबल जी को 2 बार उन्होंने महापौर बनाया। तो महापौर मुंबई का, पार्टी जब चाहती है जिस आदमी को योग्य हो या वो कमज़ोर हो, महापौर तो पार्टी जो जीत कर आती है वो बनाती है। लेकिन एक चेहरा जो आप रखने की बात कर रहे हैं, चेहरे से ज़्यादा पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी किस मुद्दों पर लड़ रही है, चुनाव के बाद महापौर बनता है। ये जो आजकल जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं सब चुनावी फुलझड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ फुलझड़ी है? बिल्कुल फुलझड़ी है जनाब। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ध्रुवीकरण के लिए कहीं कोई इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है? वो ऐसा अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, कि कहीं ना कहीं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए कि देखो, क्योंकि जिसकी अपनी कोई सीट नहीं है, अपनी कोई ताकत नहीं है, वो कहे कि मेरा महापौर होगा, तो कैसे संभव है? चुनाव में कई सारे मुद्दे होते हैं कि सामा दाम दंड भेद, उसके अलावा युद्ध हो या प्रेम हो, क्योंकि महानगर पालिका का सबसे बड़ा युद्ध है। क्योंकि हर पार्टी को ये चुनाव जीतकर अपना एक प्रकार का परचम लहराना है कि मुंबई का महापौर मेरा बना, मुंबई में मेरी सत्ता बनी। आज 74,000 करोड़ की जो महानगर पालिका है तो निश्चित तौर पर सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में से गिना जाता है। और जब भी इसका बजट निकलता है, जब भी इसका करप्शन की बातें होती है, वो भी अरबों में होती है, लाखों में नहीं होती। तो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या शिष्टाचार का मामला हो, करोड़ों का खेल होता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि महापौर हमारा बने।
तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ें ये पहली बार मुंबई ने देखी है। अगर हम पिछले 25-30 सालों का इतिहास देखें, कभी मुंबई का महापौर कौन बनेगा, इस पर ये लेकर चर्चा कभी चर्चा आज नहीं हुई, तक चुनाव में तो नहीं हो नहीं पाई है। तो निश्चित तौर पर जो केंद्र के चुनाव हुए, राज्य के चुनाव हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि केंद्र और राज्य के चुनाव से सबसे ज़्यादा खतरनाक चुनाव मुंबई के हैं। यहाँ चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर कई जगह पर आपको धोखा भी हो सकता है, कई जगह पर विजय और पराजय भी हो सकती है। तो ऐसे मुद्दों से कहीं ना कहीं तो ध्रुवीकरण करके एक समाज के वोटों को, क्योंकि आज मुंबई हो या महाराष्ट्र हो या पूरे देश में दो ही मतदाता है, एक हिंदू और एक गैर हिंदू, एक मुस्लिम एक गैर हिंदू। इसकी जो एक प्रकार की जो विघटन हो चुका है उसे हम आसानी से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि विघटन हो चुका है। अब ये मतदाताओं पर निर्भर है किस तरह से आप सद्विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके कौन से अच्छे उम्मीदवार को वोट देंगे, कौन से अच्छी पार्टी को वोट देंगे। तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब आज मेरी उम्र 50 है, मैंने कई सारे मनपा के चुनाव भी देखे, पहली बार इस तरह का मुद्दा उठा है कि मुंबई का महापौर कौन होगा। क्योंकि मुंबई का महापौर में कोई चेहरा नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियां चेहरा होती है, राजनीतिक पार्टी बाद में तय करती है कि महापौर कौन बनेगा, में आएगी वो बनाएगी, उसके पास संख्या बल होगा। यस, लेकिन इस बार पहले से ही इसकी शुरुआत हो लेकिन चुकी है। ऐसे बयानों से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो महापौर कौन बनेगा इस मुद्दे को आगे रख करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा इस बार का। इस बार के चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग लेकिन हैं। ऐसा होता तो चर्चा नहीं होती, कहीं ना कहीं तो असर कर रही है ये बातें। नहीं, जिन्होंने बयान दिया होगा अपने आप को चर्चा में लाने की, उनकी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है, तो उन्होंने ऐसा बयान देकर अपने आप को चर्चा में ला दिया है। लेकिन बीजेपी ने पहले बयान दिया था ना, कोई खान नहीं होगा। उन्होंने जिस बात को कहा उसी बात को इन्होंने फॉलो कर दिया। तो ये अलग विषय चल गया है, लेकिन चुनाव इससे अलग होगा। चलिए, चुनाव अभी शुरू हुआ है, अभी तक चुनाव की सरगर्मी बहुत बढ़नी बाकी है, उसमें तेज़ी आनी बाकी है। लेकिन उसी बीच में एक फुलझड़ी आपने कहा कि छोड़ दिया गया है कि मुंबई का वहाँ पर कौन होगा, खान नहीं होगा, हिजाब पहनने वाली महिला होगी, या मुंबई का कोई मराठी होगा। एक दिलचस्प विषय, अलग एक मुद्दा सामने आ गया। लेकिन जैसे जैसे देखिएगा चुनाव का रंग चढ़ते जाएगा, ऐसी फुलझड़ियाँ, ऐसे शगुफे आपको चुनाव का मजा देते रहेंगे। लेकिन यही इस चुनाव की खासियत है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा हो रहा है अप्रत्याशित, जो कभी पहले नहीं हुआ करता था। तो उसी में से एक मुद्दा ये भी आया है कि मुंबई का महापौर कौन होगा। अब स्वाभाविक तौर पर जो सत्ता में आएगी, जो पार्टी जीतेगी या जो गठबंधन जीतेगा, उसका अपना ही कोई नेता चुनकर जो आया है वो महापौर होगा। लेकिन वो कौन होगा, मराठी होगा, हिंदू होगा, खान होगा, ये भी एक उत्सुकता का विषय है और चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हमने चर्चा की एक दिलचस्प मुद्दे पर कि मुंबई का महापौर कौन होगा, हालांकि जिसका कभी चुनावी मुद्दा कभी बनता नहीं था, लेकिन इस बार बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।